नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स के इस विशेष कार्यक्रम क्लियर कट में। इस पॉडकास्ट में हम उन लोगों से बात करेंगे जो हमारे समाज को एक बेहतर संदेश देने का काम करते हैं या समाज को जागृत करने का काम करते हैं, या समाज में पनप रही कुरीतियाँ या समाज में असमानताओं पर जो चर्चाएँ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखने मिलती, वो इस कार्यक्रम में आपको देखने मिलेंगी। मैं कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन में ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज हमारे पहले गेस्ट से आपको मिलवाता हूँ। आपने दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो यूपीएससी की तैयारियों में 10-10 साल अपनी ज़िंदगी की बिता देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक गलत काम जब सरकार करती है तो उसके लिए ऐसी प्रेस्टीज पोजीशन को लात मार देते हैं, कुर्सी को छोड़ देते हैं और समाज को जागृत करने के लिए उतर पड़ते हैं। हमारे साथ आज आईपीएस अब्दुल रहमान जी हैं। मैं आपको रिटायर्ड कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद है, या थैंक यू, या अभी भी आईपीएस ही कहना होगा मुझे? आप जो कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप बेतिया शहर से हैं जी, और बिहार के बेतिया शहर में पैदा होने वाला लड़का जी, महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस बन गया, लेकिन उससे पहले वो आईआईटी किया। तो इसकी पीछे कहानी क्या थी? आप कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? क्या फैमिली बैकग्राउंड था कि एक आईआईटी जाने के बाद आपको यूपीएससी का दिमाग में आई ये बात? जी, देखिए, मैं किसान परिवार से आता हूँ और मेरी स्कूलिंग बेतिया शहर से हुई और स्कूलिंग कोई बहुत प्रोमिनेंट स्कूल से नहीं हुई। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मैंने 1988 में मैट्रिक पास किया। 1987 में उस स्कूल में कोई भी लड़का फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन जब 1988 का रिज़ल्ट आया तो मेरा स्टेट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप साइंस कॉलेज पटना में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं साइंस कॉलेज पटना को नहीं जानता था। साइंस कॉलेज पटना में मैं गया, वहाँ से मैंने +2 की। जब वहाँ पढ़ने लगा तो जाना कि आईआईटी भी एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाना चाहिए। आईआईटी की मैंने तैयारी की। पहले अटैम्प्ट में आईआईटी नहीं हुआ, यानी 90 में पटना में ही रहते हुए? हाँ, पटना में रहते हुए 1991 में मेरा सिलेक्शन हुआ आईआईटी में। आईआईटी कानपुर गया और वहाँ 4 साल में मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग ये ग्रेजुएशन कोर्स मैंने पूरा किया। उसके बाद वहाँ गया तो पता चला कि बिहार बैकग्राउंड था और सिविल सर्विसेज का एक सोशल क्रेज़ है बिहार में। तो ये जो सोशल प्रेस्टीज और सोशल क्रेज़ आदमी को मोटिवेट करता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो उस मोटिवेशन ने मुझे ये किया, मैंने तैयारी शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला। तो कभी आपको दिल्ली आना पड़ा मुखर्जी नगर तैयारी करने, या पटना में? नहीं, मैं आईआईटी कानपुर में ही रहते हुए, अच्छा, जब मैं 3rd ईयर में था तब से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और 1995 में पास आउट होने के बाद मैं अपना पूरा सामान लेके पटना चला गया और पटना में ही मैंने तैयारी की। तो मतलब जो लोग मुखर्जी नगर आकर या राजेंद्र नगर आकर ही सोचते हैं आईएएस या पीसीएस या आईपीएस बन पाएंगे, तो आपने तो इस मिथ को भी तोड़ दिया कि ज़रूरी नहीं है। आप नहीं, ज़रूरी नहीं है। पटना में भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है जी। कुछ लोग हैं जो जैसे हैदराबाद है, बॉम्बे है, मद्रास है, केरल में कई जगह हैं जहाँ पे लोग तैयारी करते हैं। और जैसे ये मिथ कहा ना आपने कि मुखर्जी नगर या दिल्ली में आकर के तैयारी नहीं की जा सकती है, ये भी एक मिथ है कि आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। मैंने कोचिंग नहीं की, जो सेल्फ स्टडी से हम लोगों ने पूरी तैयारी की और हमारा सिलेक्शन हुआ। तो आप जब सर्विस में आए जी, तो बिहार के व्यक्ति को महाराष्ट्र का कैडर मिल गया? नहीं, या आपने चुना था, या नहीं? देखिए, क्या मतलब जब आईपीएस लोग बनते हैं जी, तो क्या कैडर चूज करने का ऑप्शन होता है या सरकार जो चाहे वो देती है? नहीं, आज का जो सिस्टम है, आज तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त में कार्डर आप चूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। कार्डर आपको एक सिस्टम है उसके हिसाब से मिलता है, यानी ए, एच, एम और टी ज़्यादातर भारत के जो स्टेट्स हैं इन नामों से शुरू होते हैं। तो किसी वर्ष में ए से कार्डर अलॉटमेंट शुरू होता है, किसी वक्त में एच से शुरू होता है, कभी एम से शुरू होता है, कभी टी से शुरू होता है। फिर उसमें एक क्राइटेरिया है कि 1/3 जो हैं उनको होम स्टेट दिया जाएगा अगर वो ऑप्ट करें तो।
अच्छा। 2/3 को बाहर दिया जाएगा। उसमें भी रिजर्वेशन है कि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, फिर रोटेशन घुमाया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर मिला दिया जाए ना, तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके बनते हैं किस्मत। यानी आपको कहाँ का कार्डर मिलेगा, ये पूरी तरह से आपकी किस्मत पे निर्भर है। लेकिन एक सवाल बहुत होता है ना कि बिहारी व्यक्ति जिसकी भाषा जी उस स्टेट से अलग है, एक बिहार का व्यक्ति यूपी आ जाए या मध्य प्रदेश चला जाए तो उसके लिए शायद आसान होता होगा, पर ऐसे स्टेट में जाना जहाँ हिंदी का चलन हो सकता है मुंबई भर में हो, लेकिन पूरे स्टेट में हिंदी का कोई ऐसा कोई खास वजूद नहीं है, तो आईपीएस बनने के बाद क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था आपके मन में? कहीं एक सवाल तो ये था कि मैं कैसे डील करूंगा, बिकॉज लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए चैलेंज नहीं है, जो भी आदमी सेलेक्ट होता है उसके लिए चैलेंज है। अब जैसे मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ तो हमने वहाँ जा कर के मराठी सीखी, और जब तक आप मराठी सीखते नहीं हैं और उनका एक जो विभागीय जो एग्ज़ाम है उसको पास नहीं होते हैं, तब तक आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। अच्छा। और ये मराठी सीखना तो आसान है क्योंकि जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि बिहार का आदमी अगर उसका सिलेक्शन तमिलनाडु में हो जाए या केरल का आदमी का सिलेक्शन अगर वेस्ट बंगाल में हो जाए, तो मलयालम छोड़ करके उसको बंगाली सीखनी पड़ती है। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो मेधावी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और कम ही दिनों में वो इस क्षेत्रीय भाषा को सीख लेते हैं। लेकिन आपकी मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपकी सर्विस मुझे ज़्यादातर रूरल में ही दिखाई दी। जी जी। अर्बन में कम रहे जी। तो रूरल में तो ज़रा भी वहाँ की मराठी तो मुझे लगता है और कठिन है। हाँ हाँ। जो मतलब फिल्मों में एक मराठी दिखाई जाती गांव है, का टच उसमें आता है। जैसे फिल्मों में एक मराठी दिखाई जाती है, वो बहुत ही अर्बनाइज मराठी है जिसमें हिंदी के बहुत शब्द सिविलाइज्ड मराठी है। हाँ, लेकिन ग्रामीण में बहुत ही क्लिष्ट एक तरीका, एक शब्द एक क्लिष्ट, जैसे संस्कृत होता है या क्लिष्ट हिंदी होता है या उसी तरह क्लिष्ट मराठी होता है, जिसको शायद आम लोग भी नहीं समझ पाए लिपि सेम होने के बावजूद भी। तो वो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? नहीं, एक बेसिक मराठी तो हमने सीखी, फिर हम जिस एरिया में काम करते हैं, सपोज कीजिए कि आप विदर्भ में काम करते हैं तो एक अलग तरह की मराठी होती है, मराठवाड़ा में काम करते हैं तो एक अलग तरह की मराठी होती है, जब आप पुणे में काम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पुणे की जो मराठी है वो एकदम सिविलाइज्ड मराठी है, फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में काम करते हैं तो एक अलग मराठी है, कोंकण में आप काम करते हैं तो एक अलग मराठी है, लेकिन बेसिक मराठी हम जानते हैं। जब वहाँ काम करते हैं तो वहाँ के जो छोटे मोटे जो वेरिएशंस है उसको भी हम सीख लेते हैं। तो 21 साल आपने जी पुलिस डिपार्टमेंट को दिया, तमाम जिलों में आपने शायद काम भी किया होगा, कभी कोई आपको ऐसा जिला मिला जो बहुत ही चैलेंजिंग था आपके सर्विस में, कि आपको लगा कि ये तो बहुत रिस्की है? जैसे यूपी में बहुत सारे जिले हैं जिनके लिए आईपीएस हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया यहाँ ट्रांसफर ना हो जाए, तो कहीं महाराष्ट्र में आपको कोई ऐसा इलाका मिला जहाँ आपके लिए पर्सनल लेवल पे बड़ी दिक्कतें पैदा हुई? क्योंकि फैमिली है, फैमिली को लेकर आप ट्रैवल करते होंगे शायद हर जगह, तो ऐसा कुछ झेला आपने? नहीं, महाराष्ट्र में इस तरह के जिले नहीं हैं। यानी अगर एक सरासरी निगाह से देखी जाए तो जो चैलेंजेज हैं वो लगभग समान होते हैं, यानी क्राइम है, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर है, किसान की समस्या है, जातीय समस्या है, कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं, और महाराष्ट्र में कुछ जिले हैं जहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे गढ़चिरौली है और गोंदिया है खास करके, ये नक्सल अफेक्टेड है, और यहाँ पे अगर किसी को दी जाती है तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन आजकल क्या है कि जो यंग जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, यानी फर्स्ट पोस्टिंग जिनकी है, उनको गोंदिया या गढ़चिरौली दिया जाता है। तो मैंने भी चंद्रपुर में काम किया जिसका पार्ट नक्सल अफेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चैलेंजेस सबको स्वीकारना चाहिए, और मैंने भी स्वीकारा, वहाँ पे काम किया, और मेरे रहते हुए किसी भी तरह का कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ। 14 साल की सर्विस आपकी बची थी और आपने जी इस्तीफा दे दिया, और कारण CANRC, जी जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बातें हुई, देश में कई जगह प्रदर्शन हुए। जी। नौकरशाह अमूमन बहुत सारे फैसलों पर शांत रहते हैं, अब वो नहीं बोलते, चाहे उनके पक्ष में हो चाहे उनके खिलाफ हो। कि मैं एग्जांपल, भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी उस समय मंत्री थे, लेकिन उनके ही कम्युनिटी के खिलाफ एक बड़ा कानून लाया जा रहा था, लेकिन वो शांत थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जबकि पॉलिटिक्स में आप बोल सकते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
बीइंग इन द जॉब एज एन आईपीएस ऑफिसर ये बहुत बड़ा स्टेप है। जी शायद ये इसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ा होगा, क्योंकि 14 साल की सर्विस कम नहीं होती है। जी तो क्यों आपको लगा कि सीएनआरसी के खिलाफ आपको इस्तीफा देना चाहिए, और इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब बहुत सारे लोगों का है कि भाई इस्तीफा दे दिए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, देखिए, आदमी कोई डिसीजन लेता है तो अचानक किसी एक मुद्दे पे नहीं लेता। 2014 के बाद में जब ये सरकार आई, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुसलमानों पे किस तरह से डायरेक्ट हमले शुरू हो गए। मॉब लिंचिंग हो, कम्युनल राइट्स हो, ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता था। फर्स्ट टर्म मोदी जी का ख़त्म हो गया, सेकेंड टर्म शुरू हो गया। उसमें हमने देखा कि किस तरह से 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया, जिसमें कन्नन ने रिज़ाइन किया। उसके बाद जेएनयू में जो स्टूडेंट्स हैं उन पे हमले किए गए। किस तरह से जो बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन जो आया, मैनिपुलेटिव वे में आया, उसको भी हम लोगों ने देखा। लेकिन जब सीएए आया तो ये पूरी तरह से आप एक ओपनली एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, यानी पूरी तरह से आर्टिकल 14 को ये वायलेट करता था। पहले तो आप कहते हैं कि कोई भी कानून धर्म के आधार पे नहीं होने चाहिए, और आप खुद वो एक कानून में धर्म को मेंशन करते हैं, और मेंशन करते हैं, ठीक है, तो सबको मेंशन कीजिए। आपने सबको मेंशन किया, लेकिन जो इस्लाम है यानी जो मुसलमान हैं, आपने उनको मेंशन नहीं किया। ठीक है, नागरिकता अगर बाहर के लोगों को देनी है और किस कंट्री को देनी है, ये सरकार की पॉलिसी है, नीति है, वो दे सकती है। लेकिन ये कहना कि हम पहले एनआरसी करेंगे और एनआरसी के बाद सीएए को लागू करेंगे, इसका मतलब है कि एनआरसी करने के बाद तो सभी लोग एनआरसी से बाहर होंगे, यानी हिंदूज भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, दलित भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे। लेकिन उसके बाद हम सीएए लागू करेंगे, यानी सबको हम नागरिकता दे देंगे और मुसलमानों को छोड़ देंगे। अब सवाल उठता है कि जो मुसलमान सीएए लागू होने के बाद बाहर हो जाएंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा? या तो उनको सिटीजनशिप को जो राइट्स है उसको हटा दिया जाएगा, यानी उसको एक आप कंट्री में रहने देंगे लेकिन उनके सारे कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, बिल्कुल। या नहीं तो आप उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। तो सपोज कीजिए कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर उसमें से अगर 5% भी निकलते हैं, कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ लोगों में से अगर 10% को भी अगर डिटेंशन सेंटर में डाला जाए तो कितने लोग होते हैं? 10 लाख लोग होते हैं। इसका मतलब है कि मैं अपने हाथ से अपने लोगों को पकड़ करके, मतलब हो सकता है कि उस डिटेंशन सेंटर में और कुछ लोग आए, मतलब इन डिफरेंट वे, दलित भी आ जाए, ट्राइबल्स भी आ जाए, तो मैं इन लोगों को पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में डालूंगा। मैंने सोचा कि ये कानून जो है पूरी तरह से अमानवीय है और भारत में ये किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है, और उसके प्रोटेस्ट में मैंने रिजाइन किया। मतलब ये ज़मीर का मामला था। जी जी। तो बहुत सारे लोग हैं शायद पुलिस सर्विस में, ये सब होता हुआ देख भी रहे होंगे जी। और शायद जब डिटेंशन कैंप में घसीट के लोगों को ले जाया जाएगा तो बहुत सारे लोग शायद लेके भी जाएंगे जी। पर मुझे लगता है कि सर्विस में आने के बाद जब सर्विस की जो तैयारियां हैं वो आपके अंदर कम से कम इतना कॉन्शियस तो डेवलप कर दी देती होंगी कि आपके अंदर मानवता ना खत्म हो जाए। लेकिन अगर सर्विस वर्दी आपके अंदर मानवता खत्म कर दी तो मुझे लगता है इसे त्याग देने में कोई बुराई भी नहीं। बिल्कुल। खैर आपने जिस तरह बताया, लेकिन आप अब ऑथर भी जैसे आपने कहा ना कि थोड़ी मानवता होनी चाहिए, तो सपोज कीजिए कि भविष्य में अगर सरकार एनआरसी करती है और सीए लागू करती है और कुछ इनोसेंट लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, तो आप भी देखेंगे, हम देखेंगे कि कितने अधिकारी डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। तब उस वक्त हम देखेंगे कि अधिकारियों में कितनी मानवता है। बिल्कुल। आप अब ऑथर भी हैं जी, आप आईआईटीएन भी हैं, आप रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी हैं, अब आप ऑथर भी हैं। आपकी पहली किताब डिनायल एंड डिप्रिवेशन आई थी। पहली किताब सच्चर की सिफारिश, हाँ, सच्चर आई थी, और दूसरी जो किताब है आपकी वो एब्सेंस इन पॉलिटिक्स एंड पावर, जो कि बात करती है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। बहुत सारे लोग इस पर सतही लेवल पर तो बात करते हैं कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में या तमाम जो इदारे हैं उनमें
नहीं है, या है भी तो बड़ी बहुत मामूली है, जी। और मामूली है भी तो उनकी है जो लोग उस सर्कल का हिस्सा है। आपने अपनी किताब में एक जगह मेंशन किया है कि भारत की जो अभी पॉपुलेशन है उसके अनुसार 77 एमपीज होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अभी इस समय 24 हैं। क्या इंडिया एक आइडल डेमोक्रेसी के रूप में नजर आता है विश्व पटल पर इस नंबर के साथ? नहीं। तो इसके मतलब ये क्यों हो रहा है कि मतलब एक तो बीजेपी बोल रही है कि मुगलों ने हम पे 800 साल राज किया, एक नैरेटिव चलाती है, दूसरी तरफ एक ऑपरेशन का पूरा तरीका चला आ रहा है। ये 24 नंबर रह गया है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं जी, सबसे पहले वो जिम्मेदार हैं। अगर 14.2% मुसलमान हैं और जिन पार्टियों को वोट करते हैं, जैसे वो कांग्रेस हो नेशनल लेवल पे, या रीजनल पार्टियां हैं, या ओबीसी बेस्ड पार्टियां हैं, उन्होंने मुसलमानों को नॉमिनेशन में यानी उम्मीदवारी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। आप किताब खोल करके देखेंगे कि बीजेपी की तो हम बात नहीं करेंगे, वो तो चाहते नहीं है कि उनके यहाँ पे कोई एमएलए या एमपी बने, और उनके लोगों ने ओपनली कहा है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जहाँ से इनके कैंडिडेट कभी चुन करके नहीं आ सकते, वहाँ पे ये मुश्किल से 4-5 सीटें देते हैं। अभी तक अगर आप आंकड़ा खोल करके देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो बीजेपी ने कुछ 100 टिकट दिए हैं, मैं देख सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस बार हमारे लोकसभा में भी जी सत्तारूढ़ की तरफ से एक भी माइनॉरिटी एमपी नहीं है। अच्छा। लोकसभा में, शायद राज्यसभा में कोई हो सकता है, लेकिन मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा कि मतलब शायद ना भी हो, या हो भी तो उसका शायद खत्म हो गया हो। पर मुझे लगता है आज़ाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन इस देश में 15%, 14-15% है, उसका पावर में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। देखिए जी, तो पार्टियों का परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी तक 8,131 टिकट दिए हैं जी, उसमें मुसलमानों को 555 उन्होंने टिकट दिया है, ये होता है 6.83%। जी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मुसलमानों की आबादी आज 14.2% है, और आबाद 1947 से लेकर के अगर उसके एवरेज को अगर आप पकड़ते हैं तो 13-13.5% होगा, आज 14.2 है, और इन्होंने दिया है 6.83%, यानी आधे मुसलमानों को इन्होंने टिकट नहीं दिया। अब आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी ने 2019 तक 4,622 लोगों को टिकट दिया है, उसमें से सिर्फ इन लोगों 50 लोगों को टिकट दिया है, और उसमें से सिर्फ 4 लोग चुन करके आए हैं। उसमें से मुझे लगता है कि 2 बार तो शायद आपने जिनका नाम लिया, मुख्तार अब्बास नकवी चुन करके आए, एक बार कोई सिकंदर बख्त थे वो चुन करके आए थे, नहीं मेरे ख्याल से मुख्तार अब्बास नकवी एक बार चुन के आए हैं, सिकंदर बख्त एक बार चुन करके आए हैं, और मेरे ख्याल से शाहनवाज हुसैन 2 बार चुन के आए हैं। तो ये इनके एमपीज हैं। तो ये 4-5 टिकट ऐसे देते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, या पौंडीचेरी में, लक्षद्वीप में, जहाँ से इनके कैंडिडेट दाल के ऊपर धनिया छिड़क देने वाला। हाँ, नहीं, जैसे टोकन वाली फॉर्मेलिटी के तौर टोकन वाला है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि हम भी मुसलमानों को टिकट देते हैं। कांग्रेस का आपने परफॉर्मेंस देखा, जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी टिकट कम देती हैं, लेकिन कुछ टिकट जहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे नहीं देती है, जैसे जेडीयू है, या बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, या टीएमसी है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका राज्य है, वहाँ पे नहीं दे करके कुछ टिकट वो बाहर देती हैं। तो असल में वो नेशनल पार्टी का टैग हासिल करना चाहती हैं, तो अपने आंकड़े भी बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो आरजेडी का परफॉर्मेंस है थोड़ा सा अच्छा है, उन्होंने मुसलमानों को उनके आबादी के तनासुब से टिकट दिया है। तो सबसे पहला जो रीज़न है, जो मुस्लिम जो पॉलिटिकल डिप्रिवेशन है, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया है। दूसरा रीज़न ये है कि जो पॉलिटिकल स्पेस है वो कम्युनलाइज्ड है, और मुसलमानों का विनेबिलिटी जो है, जीतने की जो हैसियत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है।
मुस्लिम्स आर, मैं मुझे कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकली मुस्लिम्स आर द न्यू अनटचेबल्स ऑफ 21st सेंचुरी। बहुत सारे दल आप देखते होंगे, मतलब आज़म खान साहब का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज़म खान जितने बड़े टॉल लीडर हैं, मुझे नहीं लगता शायद उत्तर प्रदेश में और कोई इवन इन द पावर जो लोग होंगे वो भी उस लेवल पे नहीं होंगे जितना एक्सपीरियंस आज़म खान साहब का रहा है। 9-10 बार जो व्यक्ति सदन का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य रहा हो, कई बड़े मंत्रालय हैंडल किया, और आज वो हालत है उनके परिवार की कि उनके परिवार की सारी सीटों की सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए है कि आप ज़रा अपने हक हकूक़ की बात करेंगे तो आज़म खान इज़ द प्राइम बेस्ट एग्जाम्पल कि ये आपका हश्र होगा। कि ये सारी बातें तो हैं जो आपने कही कि जो अपनी जो पुरानी बात है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ कि तो मुस्लिम जो है आज के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जैसे आपने कहा ना कि हम 77 डिजर्व करते हैं और हमको 24 मिलता है, यानी 2/3 सीटें हमारा किसी और को जा रही हैं। इसमें मैंने ये भी मेंशन किया कि हिंदू ओबीसीज का कि वो जितनी सीटें डिजर्व करते हैं उनकी भी 2/3 सीटें कोई और ले रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब की सीटें रिजर्व हैं, और कुछ जो क्षेत्रीय संरचना ऐसी है कि जो सिख हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, लगभग अपने आबादी के प्रोपोर्शन में चुन के आ जाते हैं। तो हिंदू ओबीसी और मुस्लिम्स को जो सीटें ये पूरी तरह से अपर कास्ट हिंदूज को जा रही हैं। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है अभी तक वो कभी भी इंक्लूसिव नहीं रहा है, और इस बात पे मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यहाँ का जो मीडिया है और यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, इस बात पे उसने कभी डिस्कस नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मसला है कि रिप्रेजेंटेशन का जब सवाल उठता है तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ऑपरेशन हुआ है या किसी कम्युनिटी को दबाया गया है, उसको रिप्रेजेंटेशन देने के नाम लिए बहुत सारे टूल्स के इजाद किए जाते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में एक ऐसी चीज़ है जो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जहाँ आपको रोज एक नए टूल्स को इजाद करना है जस्टिस देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जस्टिस देने के बजाय किसी तरह दबाना है, उसके नए टूल्स बन रहे हैं, जैसे यूएपीए कानून है, सीएएनआरसी है। ये एक टूल है अपनी ही जनता को दबाने के लिए। तो ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बार बार मोदी जी कहते हैं, तो ये किस तरीके की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जो अपने बच्चों का गला घोटना चाह रही है? ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ एक स्लोगन है और बोलने वाली भाषा है, लिखने वाली भाषा है, बाकी इसको सच्चाई से या हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर आप देखें, जैसे डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी नहीं है। दूसरी बात ये कि सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमने डेमोक्रेसी तो ले लिया लेकिन इट शुड बी अ सोशल डेमोक्रेसी, जहाँ पे सारे जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम्स और हिंदू ओबीसीज को जो रिप्रेजेंटेशन है कोई और ले रहा है, लेकिन इस बात पे कोई चर्चा भी नहीं होती है। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि डेमोक्रेसी सिर्फ मजहब के एतबार से नहीं होनी चाहिए, यानी बाकी जो पैरामीटर्स है उनके हिसाब से भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अपर कास्ट, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। गरीब और अमीर में भी प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्षेत्र में भी ये प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो हमारी डेमोक्रेसी ऐसी बनाई जा रही है आजकल कि छोटे दल को ख़त्म कर दो, छोटे जो आबादी के लोग हैं उनको ख़त्म कर दो, यानी जो भी माइनॉरिटीज़ में हैं किसी भी एतबार से उनको ख़त्म कर दो। तो एक तरह से ये जो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी बनाई जा रही है, जहाँ पे अमीरों का शासन हो, एलीट का शासन हो, और जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनका शासन हो, तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल इसे नहीं कहा जा सकता है। और जिस तरह से हमारे जो फाउंडिंग जो फादर्स थे, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो सारे विद्वान लोग भरे हुए थे, जिस तरह की डेमोक्रेसी की उन्होंने संकल्पना की थी
उस तरह की डेमोक्रेसी हमारे पास नहीं है। सही बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये एक अच्छी बात है कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं और डिस्कस कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि भविष्य में किस तरीके से इस डेमोक्रेसी इवॉल्व होगी, पर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, दोज आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। ये शायद परसिमन के थ्रू कुछ सिस्टम बनाया गया होगा। आप इसका एक तो ये जवाब मुझे चाहिए कि क्या ये नेचुरल प्रोसेस है या साजिश के तहत ऐसा किया जाता है। दूसरी बात, रंगनाथ रिपोर्ट कहती है कि जो कन्वर्ट्स हैं दलितों में, जो मुसलमान बन गए या ईसाई बन गए, हालांकि सिख और बुद्धिस्टों को तो मिलता है रिजर्वेशन, जो ये सिफारिश करता है कि इनको भी मिलना चाहिए, बिकॉज धर्म बदलने से इनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं आया। तो मुझे इन दोनों का जवाब आपसे चाहिए कि इसको आप कैसे देखते हैं कि रिजर्व को, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्व कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस देने की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार धर्म के आधार पर कोई बात लिखी गई कि दलित प्रोफेसिंग द हिंदू रिलीजन विल बी गिवन द शेड्यूल कास्ट स्टेटस, जिसको हम शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी था और ये नहीं होना चाहिए था, और दुर्भाग्य की बात है ये कि जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में ये हुआ। बहरहाल इसको 2 बार अमेंड भी किया गया, 1956 में अमेंड किया गया, 1990 में अमेंड किया गया, जब मजहबी सिख और नियो दलित्स को इसमें शामिल किया गया। अभी भी क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो दलित हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दलित हैं यानी कन्वर्ट हैं। तो भारत की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो धर्म तो आपका बदल जाता है, लेकिन आपकी जाति नहीं बदलती। यानी आप हिंदुओं में डोम है तो हमारे यहाँ भी डोम है जी, वहाँ पे खाटिक है तो हमारे यहाँ भी खाटिक है, उनके यहाँ धोबी है, हमारे यहाँ धोबी है। यानी जो ऐसे काम जो समाज में रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखे जाते हैं, यानी जिनको हम हीन भावना से देखते हैं, और जो दलित खास करके वो काम करते हैं हिंदुओं में, वो काम करने वाले मुसलमानों में है। और धर्म परिवर्तन के बाद उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। और आज तक कितने कमीशंस ने इसको रेकमेंड किया, मैंने अपने पुरानी किताब में लिखी है, रंगनाथ ने किया है, और आज तक इसको नहीं दिया गया है। और ये पूरी तरह से भारत के संविधान का मजाक है। और जुडिशियरी को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, लेकिन एक कम्युनल वे में इस चीज़ को रखा गया है कि मुसलमान और क्रिश्चियन दलितों को उनको शेड्यूल कास्ट इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। जो लोग डिसएग्री करते हैं या जो लोगों ने आप क्रिटिसाइज किया है जी, उनका ये कहना है कि जब आप रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं कि जो कन्वर्ट्स मुस्लिम या क्रिश्चियंस हैं उन्हें भी एससी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, समाज में एक आर्ग्यूमेंट है कि आइडिया ऑफ इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं है। तो ये कहीं कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करता इस्लाम की फिलॉसफी से? तो ये जो बहुत सारे लोगों को ये टकराव नजर आता है। नहीं देखिए, बिल्कुल तो मैं समझना चाहता हूँ इसको। देखिए, बिल्कुल टकराव नहीं है। धार्मिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग होते हैं और सामाजिक संरचनाएं अलग होती हैं। तो हमारे धर्म में कहा जाता है कि एक बार आपने इस्लाम को इम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया, तो हमारे यहाँ पे इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवेश मुसलमानों में, मुसलमानों, इस्लाम में नहीं है, मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों में है। आज भारतीय मुसलमानों की सामाजिक संरचना को आप देखेंगे तो वो हिंदू जो समाज है उसकी पूरी तरह से मिरर इमेज है। जैसे हिंदुओं में अपर कास्ट है, मुसलमानों में अपर कास्ट है, उनके यहाँ पे ओबीसी है, हमारे यहाँ पे ओबीसी है, उनके यहाँ पे दलित है, हमारे यहाँ पे दलित है, उनके यहाँ पे ट्राइबल है, हमारे यहाँ पे ट्राइबल है। तो आप बताइए कहाँ पे इक्वालिटी हुआ? तो साउथ एशियन मुस्लिम खास तौर पर नहीं, साउथ एशियन मुस्लिम की चूंकि बांग्लादेश पाकिस्तान भी हमसे ही निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी समाज में बहुत बदलाव नहीं आए होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि खास तौर पर जब ये बात होती है कि साउथ एशियन मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम है, और इसका बहुत सारे लोग एग्रीमेंट मतलब डिसएग्री करते हैं कि क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ट्विटर स्पेस में बात कर रहा था तो वहाँ लोगों ने मतलब नहीं ये नहीं है हमारे। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अपर कास्ट
मुस्लिम्स हैं उसी इस बात को डिनाई करते हैं कि हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। एक वर्ड है एंडोगेमी, यानी समान जाति में शादी। आज भी मुसलमानों में समान जाति में शादी होती है। अंसारी है तो उसकी शादी अंसारी में होती है, पठान की पठान में होती है, शेख की शेख में होती है। जो दलित जातियां हैं उनकी भी शादी उन्हीं जात में होती है। हाँ, ये है कि जिस इंटेंशन से अनटचेबिलिटी को हिंदू रिलीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, मुसलमानों में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। लेकिन शहरों से निकल करके अगर आप गांव में जाएंगे तो बहुत सारी मस्जिदों में जो दलित हमारे जो भाई हैं उनको पहले सतर में नहीं खड़ा किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये हकीकत है। ये तो बहुत लोग बोलते थे कि कम से कम मस्जिद में तो सब एक है। अली अनवर अंसारी के मसावरात की जंग पढ़िए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो नहीं है, फील्ड में इक्वालिटी नहीं है। फील्ड को इस्लाम की बात एक अलग है, एक थियोरेटिकल बात करता है। जो भारतीय जो सामाजिक परिवेश है वहाँ पे इस तरह की संरचनाएं मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है ना कि आप अपना धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। जब जाति ही नहीं बदलती है और शेड्यूल कास्ट का ये तो एक स्टेटस है ना, गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये मजहब के हिसाब से नहीं होना चाहिए। चाहे इस धर्म में रहे या उस धर्म में रहे, आपकी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति, आपके काम करने का जो तरीका वो तो सेम ही है। भले ही आपके जो मजहब के मानने वाले आपको किस तरह से देखते हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा ये इनजस्टिस है। बहुत सारे लोग हमारे 75 साल से कंटिन्यू है और इस चीज को करेक्ट किया जाना चाहिए। हाँ, दूसरी बात आपने जो कही कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट्स हैं उनको रिजर्व करके रखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन की ये पूरी तरह से इसमें गलती है। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं उनको रिजर्व नहीं किया जाना चाहिए। इसमें देखिए दो तरह का घाटा होता है। एक तरह का घाटा कि जहाँ से मुसलमान डोमिनेंट पोजीशन में, जहाँ से चुन करके आते हैं वहाँ पे वो इलेक्शन नहीं लड़ते। दूसरा घाटा दलितों को होता है। कैसे दलितों को होता है कि मुसलमान डोमिनेंट पोजीशन में यानी मेजॉरिटी है, दलित माइनॉरिटी में है, तो वो अपने लीडर, ऐसे लीडर को चुनते हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी डिसाइड करता है। यानी उनके एक्चुअल लीडर चुन करके नहीं आता है। जहाँ पे उनकी आबादी बहुत अच्छी है और वो अपने लीडर को चुने तो एक्चुअल लीडर को चुनेंगे। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हमको दलितों से। हमको बिल्कुल दलितों को तो अगर सपोज कीजिए किसी स्टेट में 5 सीटें अगर पार्लियामेंट की रिजर्व हैं तो उनको 5 ही मिलेगी, चाहे यहाँ से मिले चाहे वहां से मिले। हम ये चाहते हैं कि दलितों को अच्छी सीट मिले, जहाँ ऐसा लीडर चुन के कि उनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमूमन यही होता है कि रिजर्व सीट्स पर डोमिनेंट कम्युनिटी द्वारा डिसाइड किया हुआ कोई भी लीडर जीत जाता है। और फिर वो क्या करता है, क्योंकि मैं पिछले दिनों हाथरस गया था यूपी में, फिर वो दलितों की बात नहीं करता है। हाथरस रिजर्व सीट है जहाँ का बीजेपी का कोई एमपी है, जहाँ हाथरस का मामला हुआ था। वहाँ का एमपी आज भी अपनी हाथ में ग्लास लेके चलता है। और उनके पिताजी 3 बार एमपी थे, वो 2 बार एमपी हैं। अच्छा। और वो अपना ग्लास लेके चलते हैं और जब वो कहीं जाते हैं गांव में तो जमीन पर बैठ जाते हैं कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं आप लोग के बराबर बैठ सकूं। और ये चीज़ मेरे आंखों देखी है। तो अगर 21वीं सदी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कौन सा विश्व गुरु की बात हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि विश्व गुरु की परिकल्पना मेरे लिए बहुत अलग है और जो मैं समाज में देख रहा हूँ वो बहुत अलग है। आपने मॉब लिंचिंग पर बहुत सारी बातें की। पुणे में मोहसिन नाम के एक लड़के का मॉब लिंचिंग हुआ था। मॉब लिंचिंग, हाँ, जिसमें वहाँ का कोई हिंदू सेना का कोई धनंजय देसाई नाम का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व था, जो अभी बेल पर बाहर आया है। उनके वालिद से मेरी काफ़ी बार बात हुई बीच में, जब निकम जो लॉयर थे उन्होंने उनका केस नहीं लिया तो रोहिणी सल्यान के पास उन्होंने रिकमेंड किया तो उन्होंने लिया केस। वो एक ऐसा मामला था जो फडणवीस सरकार से आने के बाद हुआ, पहले हुआ वो मामला। मोहसिन के मामले से पहले आपने महाराष्ट्र में इस तरीके का कोई ऑपरेशन देखा है कि एक संगठित धर्म के नाम पर एक ग्रुप बनकर मॉब लिंचिंग घटनाओं को अंजाम दे रहा है? नहीं, देखिए महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं थी। मतलब एक तरह से हम नदारत समझें
लेकिन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग हो सकता है होंगी, पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड या मतलब 10 लोग किसी को मिलकर मार दे तो वो भी तो मॉब लिंचिंग ही है। उस तरह की पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वो हेट्रेड, मतलब एक जहनियत से मोटिवेटेड नहीं थी। और ये नहीं था कि मुस्लिम्स जो है कमजोर पोजीशन में, इनको पकड़ो और इनको मार दो, इस तरह की जहनियत नहीं थी। जैसे कभी कभी देखिए क्या है कि हम पुलिस में रहे, कभी कभी स्पॉन्टेनियस भीड़ बन जाती है। जैसे कोई चोर पकड़ा गया और कुछ एजिटेटेड मॉब वहां पे आ गया और एक स्पॉन्टेनियस भीड़ बन गया जिसने जाति, समुदाय, धर्म बिना पूछे उसको मारना शुरू कर दिया, तो एक ये अलग बात है। लेकिन प्री डिसाइडेड वे में कि एक लोगों को जमा करना, प्लान करना और एक खास समुदाय के आदमी को पकड़ना और उसको वीक पोजीशन में पकड़ना कि जहाँ पे उसके अलावा और कोई नहीं हो और उसका लिंचिंग करना, इस तरह की घटनाएं पहले नहीं थी। तो मतलब आप ये मानते हैं बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के हो रहा है या? और नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब देखिए कि चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य में हो या बाकी जो सेकुलर पार्टियां उनके जो रूल्ड स्टेट्स हैं या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो हैं थोड़ी सी एक्सेप्शनल इवेंट्स में काउंट की जाती हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर, वहाँ का होम मिनिस्टर, वहाँ का डीजीपी, एटलीस्ट वहाँ का होम सेक्रेटरी आगे आकर के ये कहना चाहिए कि ये गलत घटना है, इसकी हम पूरी तफ्तीश करेंगे और जो भी इसमें शामिल हैं उनको हम पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सिर्फ इतना बोलना है, इतना भी कोई नहीं बोलना चाहता। और खामोशी जो है वो रजामंदी माना जाता है, मानी जाती है। बिल्कुल। और चूंकि आप पुलिस में रहे तो ये मेरा एक सवाल एक नागरिक के रूप में भी है कि दंगे होते हैं बहुत जगह, कुछ को दंगा नाम दिया जाता है, जेनोसाइड्स को भी दंगा नाम दिया जाता है। जैसे दिल्ली के जेनोसाइड को दंगा नाम दिया गया, गुजरात के जेनोसाइड को दंगा मतलब दोनों तरफ के लोग लड़ रहे हैं, जेनोसाइड मतलब एक तरफ का ही व्यक्ति मार रहा है और एक मार खा रहा है। अगर पुलिस चाहे तो दंगा हो सकता है या रुक सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर दंगे होना कोई ये नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं होते। हम यहाँ पे समाज में रह रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, फ्रिक्शन होता है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे मंदिर और मस्जिद एक जगह पे है या कभी दो त्योहार टकरा जाते हैं, तो दंगे कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस इम्पार्शियल वे में प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल करे तो दंगे एक दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब अगर वो एक दिन के ऊपर जा रहा है तो मतलब उसमें प्रशासन इन्वॉल्व है। और देखिए, पुलिस में जो है ना, लॉ ऑर्डर सिचुएशन को दो कैटेगरी में रखा गया। एक तो सिविल प्रोटेस्ट, वहाँ पे कहा जाता है भाई कि हमारे लोग हैं और किसी तरह के प्रोटेस्ट में हैं, अगर इनको हैंडल करना तो मिनिमम फोर्स को यूज किया जाए। और उसी तरह से एक दंगा है, इट्स अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, वहाँ पे कहा जाता है कि आप मैक्सिमम फोर्स को यूज करके उसको कंट्रोल करो। यानी आपके पास जितना फोर्स है, आपको लाठी चार्ज करना पड़े, आपको लोगों को अरेस्ट करना पड़े, आपको डिटेन करना पड़े, आपको सिचुएशन देख करके अगर फायर ओपन करना पड़े, आप कीजिए, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। तो अगर एक दिन से ज़्यादा अगर दंगे प्रोलॉन्ग होते हैं तो ये पुलिस की कहीं ना कहीं कमजोरी है। आपने कभी, जैसे मेरे पिताजी मुझे बताते थे जी कि 92 का जब दंगा हुआ था मुंबई में, उस दंगों में जब राइट विंग वाले लोग, और मैं कौन सा संगठन इन्वॉल्व था मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो राइट विंग के लोग मुसलमानों के मोहल्ले पर पत्थर फेंकते थे, जब वो पत्थर फेंक कर रुकते थे तो यहाँ से पुलिस अपनी 303 से फायर करती थी और जब तक लोड होता था तब तक फिर पत्थर फेंके जाते थे। तो क्या दंगों में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आपने देखा है ऐसे पुलिस में रहते हुए? नहीं, देखिए, पुलिस में रहते हुए मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं देखा। जो कम्युनल सिचुएशंस हैं बहुत बार इमर्ज हुए हैं, चाहे मैं धुलिया में, पुलिस एलियन तो नहीं है, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। धुलिया में इमर्ज हुआ, मैं यवतमाल में था, वहाँ भी इमर्ज हुआ, लेकिन मेरे वक्त में 24 घंटे के ऊपर ये सिचुएशन नहीं चला, मैंने उसको कंट्रोल किया। लेकिन आप जैसे आपने कहा मुंबई दंगे का आपने
एग्जाम्पल लिया, आप दिल्ली दंगा, हाँ दिल्ली दंगा तो 2020 में हुआ था, मुंबई दंगा तो 1992 बहुत पुराना हो गया। आप यहाँ पे देखिए, दंगाई और पुलिस एक साथ चलते थे। यानी दंगाई जो जो एक मॉब है वो एक सर्टेन एरियाज में अटैक कर रहा है और पुलिस भी उसी को अटैक कर रहा है, और उनके साथ जो पत्थर फेंक रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनको दंगाई समझ करके पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। हाँ, मतलब पार्ट एंड पार्सल नजर आता है ना एक साथ। जो दूसरे तरफ एक दो लोग पत्थर फेंक रहे हैं या घरों में छुपे हुए, उनको दंगाई समझा जाता है, लेकिन पुलिस के साथ मिल करके जो लोग पत्थर फेंकते हैं उनको दंगाई नहीं समझा जाता है। ये जो खास करके जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो पुलिस हो जाती है, ये पुलिस के एफिकेसी और उनके इमेज पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिल्में पुलिस को एक तरीके से दर्शाती रही हैं जमाने से। पुलिस हीरो भी नजर आए हैं फिल्मों में, पुलिस भ्रष्ट भी नजर आए हैं पुलिस में। सिंघम, चुलबुल पांडे, ये जैसे कैरेक्टर हैं, ये कितना नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन इसको कितना पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया गया है। इस पर एक पुलिस होने के नाते आप क्या समझते हैं? न्यूज वाले भी चलाते हैं अलीगढ़ का सिंघम, इलाहाबाद का चुलबुल पांडे, और पुलिस वालों में भी एक वो फिल्में देखने के बाद सिंघम जैसा बनना या चुलबुल पांडे जैसा बनना एक उनके दिमाग में आ गया है। तो ये कितना खतरनाक है पुलिस के नजरिए से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने कहा ना, सिंघम और चुलबुल पांडे यानी दबंग, ये दोनों पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह से पुलिस काम नहीं करती है। ये पूरी तरह से मतलब सच्चाई से बिल्कुल अलग दिखाया गया है। और अगर कोई आदमी इन दो फिल्मों से मोटिवेट हो करके अगर डिपार्टमेंट में आता है और कुछ करना चाहता है तो वो कर नहीं सकता है, तुरंत सस्पेंड हो जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस को कानून के दायरे में रह करके काम करना पड़ता है। आपको मीडिया देख रही है, आपको जनता देख रही है, आपके सबॉर्डिनेट्स देख रहे हैं, आपके सीनियर्स देख रहे हैं, और आपका पुलिस मैनुअल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारे दायरों में रह करके पुलिस को काम करना पड़ता है। लेकिन सिंघम और दबंग का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन इसका स्कोप नहीं है, लेकिन एनकाउंटर का तो स्कोप है पुलिस में। इनकाउंटर देखिए, भारत में जो इनकाउंटर्स हैं पूरी तरह से प्री प्लान्ड होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर सही इनकाउंटर मुठभेड़ होती है मुजरिमों में, पुलिसों में? देखिए, सही इनकाउंटर्स अगर होता है तो वो नक्सल एरियाज में होता है। अच्छा। जहाँ पे हमारे जवान मेहनत करते हैं और हमारे भी लोग मारे जाते हैं, नक्सल के भी लोग मारे जाते हैं। बाकी जो पीसफुल जो एरियाज में जो आप कहते हैं इनकाउंटर है, वो पूरी तरह से प्री प्लान मर्डर है। अच्छा। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जब इस तरह के जो इनकाउंटर्स हैं, सबसे पहले इसमें हत्या का ऑफेंस दाखिल होना चाहिए और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती। कस्टोडियल डेथ भी एक बहुत बड़ा मसला है यूपी में, खास तौर पर नजर आता है। कस्टोडियल डेथ है, इनकाउंटर्स है। तो यूपी में तो गोली भी एक ही जगह मारी गई है। आप 100 इनकाउंटर देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का, गोली एक जगह मारी गई है। तो जब इतनी एक्यूरेसी है तो ये लोग ओलंपिक्स में क्यों नहीं है? तो ये क्या है कि मतलब पुलिस एक ही जगह क्यों गोली मार रही है? ये पूरी तरह से पकड़ करके और एक जगह बिठा करके ये गोली मारी गई होगी। तो क्या ये देखिए, पूरी तरह से ये जांच का विषय है। हाँ। और कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है उसका फेलियर है, कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी का फेलियर है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, किसी भी आदमी को, आपको और हमको, अगर अथाह पावर दे दिया जाए तो हम भी बेलगाम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो यूपी की पुलिस है, योगी जी ने उनको बेलगाम कर दिया है। ये बहुत खतरनाक है समाज के ये समाज के लिए खतरनाक है। आज मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, कल दलितों के खिलाफ होगा, कल ट्राइबल्स के खिलाफ होगा, कल गरीबों के खिलाफ होगा, कल उच्च जाति के जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके खिलाफ होगा। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज समाज जो है ताली बजा रहा है अगर इनकाउंटर होता है, लेकिन समाज को ये सवाल पूछना चाहिए कि इनकाउंटर किस परिस्थिति में हुई। क्या गोली सिर्फ जो क्रिमिनल है उसको ही लगी, पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? तो ये बहुत तरह के सवाल हैं जो समाज को पूछना चाहिए, जुडिशरी को पूछना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। खैर, आप पॉलिटिकल और पुलिसिंग में बड़ी रिफॉर्म्स की बात तो हो गई। अब आप पुलिस सेवा में नहीं हैं, ऑथर भी हैं और इतनी सारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं।
तो क्या आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। जब मैं सर्विस मैंने क्विट कर दिया है तो बिल्कुल मैं इस फील्ड में आऊँगा और जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, जिनको इंसाफ की आवश्यकता है और जिनको एक आवाज़ की आवश्यकता है, उनके लिए मैं काम करूँगा। आपको इस समय अच्छा नेता कौन लगता है? क्या आपको लगता है कि कम से कम, मैं सिर्फ खास तौर पे सिर्फ मुसलमानों की बात करूँगा, कि कम से कम ये माइनॉरिटी के मुद्दों को लेकर ईमानदार है? बहुत सारे लोग टोकन के नाम पर भी करते होंगे, पर आपको लगता है इनका जो एफर्ट है ये मुझे लगता है कि, और ठीक है, और क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनका एफर्ट है और क्या एफर्ट है? देखिए, ये तो पर्टिकुलर आपने सवाल पूछ दिया। हाँ। कल मैंने जब किताब रिलीज की तो आपने देखा होगा कि उसमें MIM के ओवैसी साहब भी हैं आए थे, और IUML के ET वसीर साहब हैं, AIUDF के अजमल साहब भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इन पार्टियों का प्राइमरी मुद्दा, पहला मुद्दा है कि मुस्लिमों को पॉलिटिकल ड्यू रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, इसलिए मैंने इनको बुलाया था। दे आर द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि RJD एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का प्रॉपर ड्यू रिप्रेजेंटेशन देती है, और डॉक्टर मनोज झा एक एकेडमिक्स हैं और कई मुद्दों पर बहुत प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो मैंने बुलाया था कि भाई, जो 3 स्पीकर्स हैं, इनकी बातों को सुन करके आप कैसे सोचते हैं कि एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो और एक ऐसा सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समाज है उसको पॉलिटिक्स में अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले। तो ये मेरा मानना है कि ये जो तीनों जो पार्टियां हैं, IUML, AIUDF, MIM, ये मुस्लिम बेस्ड पार्टियां हैं और अपने तरीके से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े ये कोशिश कर रही हैं। अब मुझे लगता है कि इनकी कोशिश में कुछ सही तरीका नहीं है, जिससे कुछ लोग ना इत्तेफाक करते हैं। तो वो एक डिटेल्ड रिसर्च का विषय है और एक अलग विषय है, तो उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, इतनी बड़ी यात्रा शायद बहुत सालों में किसी देश में देखा गया होगा भारत में कि कितनी इतनी बड़ी यात्रा की। राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में मेरी सोच है कि वो एक अच्छे नेता हैं और मानवतावादी हैं और भारत को जोड़ने के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा सच्चाई से दूर भागती रही है। जिस तरह से प्रखर होकर के बाकी मुद्दों पे बोलते हैं, तो अगर पूरे समाज के लिए आपको बोलना है, पूरे समाज का नेता बनना है, जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, उन पे एट्रोसिटी होता है, तो वहाँ भी राहुल गांधी को खड़ा होना चाहिए। एक पार्टी ऐसी है जो बार बार आपको कम्युनलिज्म की तरफ खींच के लेके जा रही है, मुसलमानों की इनजस्टिस की तरफ खींच के लेके जा रही है, नाइंसाफ़ी की तरफ खींच के लेके जा रही है। और आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दा वो मुद्दा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को करनी ही है। ये एक अलग टर्फ है, एक ये अलग टर्फ है। तो जब आप एक टर्फ को पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको दूसरे टर्फ पे भी लड़ाई लड़नी है, उनको हेड ऑन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप कब तक भागते रहेंगे? एक विधायक है मम्मन खान, नू से, अभी नू वायलेंस में उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन कोई एजिटेशन नजर नहीं आया। नहीं, कांग्रेस का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से निराशाजनक स्टैंड है। लोगों का ये मानना है कि जब ये अपने MLA के साथ नहीं खड़े हो सकते तो पूरे समाज के साथ कैसे खड़े होंगे। बहुत बेचैनी है मुस्लिम समाज में इन पार्टियों के प्रति, और जो मुस्लिम जो पार्टियां हैं, इनका जो उभार हो रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है नेशनल लेवल पे, इसी एंगल से देखा जाना चाहिए कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इनसे कहीं ना कहीं निराश हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द actions of the so-called secular parties, regional parties and OBC based parties. That is why they are turning to the Muslim based parties. तो ये भी है कि बहुत सारे मुसलमानों के बड़े नेता सदन में हैं, दोनों सदनों में हैं, लच्छेदार भाषण, तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अमूमन ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के साथ खास तौर पे देखा गया कि जब उनका कोई व्यक्ति सदन में पहुंचता है
तो वो अपने कम्युनिटी के साथ ईमानदार नज़र नहीं आता। मतलब कोशिश वो करता है, शायद पार्लियामेंट में तकरीरें अच्छी देता हो, पर एज ए MP या एज ए MLA वो कोशिश नज़र नहीं आती। तो मेरा सवाल ये भी है कि मतलब आप पॉलिटिक्स में आ भी रहे हैं तो कम से कम अपनी कम्युनिटी को आप एक आश्वासन तो बताइए कि आप भी उनके जैसे ना होंगे। नहीं देखिए, मेरा स्टैंड आपने देखा हाँ। कि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी इसलिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक लॉ आया था, तो ये जो आपने हरकत बताई ये वो नेता करते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पार्टीज के नेता हैं। ओवैसी, अजमल और IUML के लोग परखर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस या बाकी जो पार्टियों से जो लोग चुन करके आते हैं वो अपने पार्टी के दबाव में रहते हैं और उस दबाव की वजह से सच्ची बात नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको सच्चाई से मुद्दों को उठाना चाहिए और लड़ना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, आपका ध्येय ये होना चाहिए कि इंसाफ हो, सोशल जस्टिस हो, किसी पे कोई जुल्म नहीं हो और जिनका जो हक है वो उनको मिलनी चाहिए। खैर, मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी थी, पर मुझे लगता है आज वक्त हमारे पास कम है। जी हम इसकी एक और श्रृंखला भविष्य में ज़रूर करेंगे और किताब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे पॉडकास्ट में जो सारी बातें हुई हैं ये बहुत अहम बात है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपको ये बहुत सारी चीज़ें सिखाते होंगे कि 2050 में भारत में मुसलमान की संख्या 50 करोड़ हो जाएगी, 60 करोड़ हो जाएगी। तो आपको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, आपको उससे डेटा मालूम पड़ेगा कि क्या सही डेटा है। 2021 तक 2000 मुझे लगता है आज से 80 साल के बाद भी मुसलमान इस देश में 17% नहीं क्रॉस कर पाएगा, जो जनरली हमारा जो डेटा बताता है। तो जब ये जब सैचुरेट होगा, ये बिल्कुल, हाँ, तब ये 18-19% ये के जो पास होगा। भय का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस देश के अंदर सभी लोग प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन नफरत की राजनीति या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो आपके पास खबरें पहुंच रही हैं वो बेहद गलत है। आइडियल डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी तभी होगा जब हम अपने समाज में गरीब तबका जो कमज़ोर वर्ग है उसको न्याय देने में सक्षम होंगे। अगर हम वो नहीं कर पाए तो मेरा भारत महान बोलने में आपके होंठ भी कांपेंगे। मुझे लगता है कि एक नैरेटिव हमारे सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है। नहीं, अब्दुल पंचर नहीं बनाता, अब्दुल IPS भी, IIT भी गया है और वो ऑथर भी है, और हो सकता है अगली बार वो सदन में भी। बहुत बहुत धन्यवाद पॉलिटिक्स से जुड़ने के लिए। हम वापस मिलेंगे।